ये कहानी है एक ऐसे पर्सन की जो कि अपनी पूरी लाइफ में पहली बार खाना खाता है। और जब वो चम्मच से चावल खा रहा होता है ना, तो भाई वो चावल के साथ साथ चम्मच ही निगल लेता है, क्योंकि उसको तो चावल से ज्यादा टेस्टी तो चम्मच लगता है। भाई सीरियसली भाई, जब मैंने ये स्टोरी देखी थी ना, तो सच में मैं भी शॉक्ड रह गई थी। लेकिन सच में बताऊं, ये स्टोरी ना सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर से देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलो स्टोरी में आते हैं। यहाँ पे इस पर्सन के अंदर मैनिपुलेट नाम की एक एबिलिटी थी, वो ऑन हो चुकी थी। हाँ, हम कह सकते हैं कि सबसे लो लेवल F क्लास की। लेकिन इसी तरह अगर वो रोज मेटल खाता रहता ना, तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता था। लेकिन अपने पिछले जन्म में यहाँ पे इस पर्सन का नाम होता है टोंग। यहाँ पे तो टोंग ने ना अपनी घटिया एबिलिटी का यूज करके स्टील एम्परर बनने का सफर तय कर लिया था। यहाँ पे तो इस पर्सन को सिर्फ एक बार हाथ हिलाने की जरूरत होती है कि सारे के सारे मेटल्स इसके पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने दुश्मनों का अच्छे से खात्मा कर सकता था। यहाँ पे तो टोन इतने सालों से जिसका ध्यान रख रहा था, भाई उसी ने यहाँ पे टॉन को धोखा दे दिया। यहाँ पे तो उस पर्सन ने टॉन को मार दिया। और जब यहाँ पे टॉन मरा था ना भाई, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पछतावा दिख रहा था। लेकिन वो कहावत कहती है ना कि अब पछतावत हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसे ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था, किसी पे बिलीव करने से पहले। लेकिन अब तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे तो भाई एक मैजिक होता है। जब उसकी आंखों में पछतावा था, उसकी आंखें बंद हुई और जब उसकी आंखें खुली ना, तो वो उस टाइम में पहुंच जाता है जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम मिलिट्री को ज्वाइन किया था। ये किसी नए जन्म से तो कम नहीं है। इस दुनिया में जिस किसी की भी एबिलिटी जागती है ना, तो उसे मिलिट्री में सर्व करना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे टोंगे के ग्रुप में ही सजा मिल रही होती है। आप सोच रहे होगे ना कि आखिरकार सजा किस बात की, क्योंकि भाई यहाँ पे मिलिट्री गन के 9 बुलेट चोरी हो चुके थे, या फिर हम कह सकते हैं गायब हो चुके थे। अब क्या ही पता, तो यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही होती है इन सभी को। लेकिन गाइज, आपको पता है ना कि ये काम किसने किया है? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे ये काम टोंगी ने किया है, बिकॉज उसको मेटल्स खाना तो बहुत पसंद है। तो भाई वो यहाँ पे 9 की 9 बुलेट्स खुद खा जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम ही मेटल स्टोर कर सकता था। गाइस, जैसे हमें एनर्जी मिलती है खाना खाने से, सो यहाँ पे उस पर्सन को एनर्जी मिलती है मेटल्स खाने से। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कैंटीन में जो कि सभी के सभी लोग अपने अपना लंच कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक पर्सन तो भाई स्पून लेने के लिए उठता है, और जब वो देखता है कि वहाँ पे तो एक भी स्पून नहीं है भाई, तभी हम देखते हैं यहाँ पे टोंगे को, जिसके पास सभी के सभी स्पून होते हैं। और वो उनको देख के काफी प्यारी सी स्माइल कर रहा होता है, जैसे कि उसे पता नहीं कौन सी रसमलाई मिल गई होती है यार। उसे देखते ही देखते निगल जाता है। मेटल ऑब्जॉर्प्शन यानी कि डाइजेशन में 12 मिनट बाकी। एब्जॉर्ब मेटल से कंट्रोल कैपेसिटी यानी कि 1.25 ग्राम बढ़ेगी। ये देख के तो भाई वो काफी सैड होने लग जाता है। वो कहता है क्या यार, अगर इसी स्पीड से सब कुछ चलता रहा ना, तो मुझे मेरे पिछले लेवल तक पहुंचने में तो भाई सालों लग जाएंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है एक टावर पे। क्या यही एक रास्ता है? 3 दिन बाद हम देखते हैं यहाँ पे टोंगी को। भाई वो तो चाकू को इस्तेमाल करना, उसको कैसे यूज करते हैं, सब कुछ वो सीख जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने साथी पार्क जिन माऊ के पास जाता है और कहता है एक बात पूछूं? फिर वो कहता है हाँ पूछो। तभी यहाँ पे टोंग कहता है क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव करते हो, क्या विश्वास करते हो मेरे ऊपर? तभी वो पार्क कहता है यार क्या हो गया तुम्हें, बात बताओगे मुझे? तभी यहाँ पे टोंग कहता है पहले मुझे बताओ कि तुम मुझ पे बिलीव रखते हो या नहीं। तभी पार्क कहता है हाँ मैं करता हूँ, बिलीव तो करता हूँ मैं, लेकिन मुझे बात तो बताओ कि तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो मुझसे। तभी टोंग कहता है कि मुझे मेटल मूवमेंट का एहसास हुआ है, तो मैं चेक करने के लिए अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। उधर यूनिट के कैंप के पास एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से तो भाई काफी सारे गोबल्स बाहर निकलने लग जाते हैं। तभी भाई हम देखते हैं सामने से एक चाकू लहराता हुआ आता है और वो गोबल को मार देता है। यहाँ पे अपना टोंगी जो कि मौके की तलाश में होता है। आपको पता लगे क्या होगा कि आखिरकार ये चाकू फेंकी किसने होती है? ये सारा कमाल टोंगी का होता है गाइस। यहाँ से पता लगता है कि टोंगी ने 3 दिनों में कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गोबल्स को। भाई वो तो उठता है और टोंगी की तरफ भागते हुए आने लग जाता है। यहाँ पे टोंगी तो अपने आप को बचाने के लिए उस गोबल की गर्दन ही उड़ा देता है भाई।
टोंगी ने जैसे उसको मारा होता है ना, तो भाई उसकी बॉडी से एक मतलब लाइट करता हुआ एक मेटल निकलता है और यहाँ पे टोंगी बिना सोचे समझे उस मेटल को अपने मुंह में डाल लेता है। यहाँ पे बाकी के गोबलिन्स भाई उसको इतना घूर घूर के देखते हैं कि यार ये कर क्या रहा है। यहाँ पे तो अपना बेचारा टोंगी वो तो स्माइल कर रहा होता है, काफी खुश होता है, क्योंकि यहाँ पे उसके खुरापाती दिमाग में चल रहा होता है कि यहाँ पे तो कितने सारे गोबल्स हैं, अगर मैंने इन सभी को मारा तो मुझे कितना सारा मेटल खाने को मिलेगा और मैं कितनी जल्दी पावरफुल हो जाऊंगा पिछले लेवल की तरह। तो भाई यही सब कुछ सोच सोच के यहाँ पे टोंगी काफी खुश हो रहा होता है। के बाद तो भाई टोंगी अपनी नाइफ लेके सभी के सभी गॉब्लिन्स के बीच में कूद जाता है। यहाँ पे वो उनको जान से तो नहीं मारता, मतलब थोड़ा सा हर्ट करता है, लाइक नसें वगैरह काट देता है ताकि उसको मेटल मिल सके, लेकिन वो उनको जान से नहीं मारता। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उनकी आवाजें, उनकी चीखें सुन सुन के यहाँ पे गोबलिन्स का चीफ आ जाए। तो यहाँ पे गोबल्स ने तो मौका देखते ही टोंगी के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन इनको क्या ही पता कि अपना टोंगी तो चाकू चलाने में काफी तेज है। तभी टोंगी नीचे पड़ा एक हथियार चाकू जैसा ही होता है, वो उसे उठाता है और गोबल्स का तो सिर ही उड़ा देता है भाई। यहाँ पे तो टोंगी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं किसी पे बिलीव नहीं करूंगा। रिपीट में पहले ही किसी ने चाकू घोंप दिया था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना ही मैं किसी को मौका दूंगा। ये खतरनाक डायलॉग सुन के तो भाई सभी के सभी गॉब्लिन्स तो काफी हैरान हो जाते हैं, सनबन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना टोंगी सोच रहा होता है कि यार इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक गोबलिन्स का चीफ नहीं दिखाई दे रहा। फिर उसका खुरापाती दिमाग चलता है, तो यहाँ पे वो ना नीचे एक मेटल पड़ा होता है स्टील का, वो उसे उठाने के लिए झुकता है। भाई पता है क्या हुआ? वहाँ पे तो सारी की सारी जमीन ही फट गई और जितने भी मेटल्स के पाइप थे वो सारे के सारे ऊपर आ गए। कई गॉब्लिन्स तो वहीं पे उसी समय मारे गए और यहाँ पे गॉब्लिन्स के चीफ को लगता है कि शायद टोंगी भी वहाँ पे मर चुका है, लेकिन अपने टोंगी को तो भाई कुछ भी नहीं हुआ होता। वो तो एकदम से उड़ते हुए आता है, अपनी तलवार निकालता है और चीफ की तरफ मारने के लिए आता है, लेकिन वो चीफ तो इतना ज्यादा तेज होता है ना भाई, वो अपने स्टाफ को बुला लेता है और उसके स्टाफ उसे बचा लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं उसको। यहाँ पे चीफ को लगता है कि शायद मैं बच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे टोंगी का चाकू तो भाई धीरे धीरे करके उस चीफ की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे वो चाकू उसके स्किन में घुसता है तो चीफ उसे वहीं पे पकड़ लेता है। तभी पीछे से हम देखते हैं पार्क वहाँ पे पहुँच जाता है टोंगी को ढूंढते ढूंढते। यहाँ पे तो चीफ ने अपने सभी के सभी स्टाफ को पार्क के ऊपर हमला करने के लिए बोला और यहाँ पे सभी के सभी गोबल्स भाई उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। यहाँ पे तो बेचारे पार्क के पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती, इतनी भी ताकत नहीं होती भाई कि वो यहाँ से हिल के कहीं और जा सके। भाई वो हिल भी नहीं पा रहा होता। यहाँ पे टोंगी तो भाई ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसे ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा होता। तभी यहाँ पे टोंगी एक गन निकालता है, वो तो भाई एक के बाद एक चलाना स्टार्ट करता है और फाइनली वो पार्क जिन माओ को बचा ही लेता है। लेकिन यहाँ पे तो अपना टोंगी अभी भी रुक नहीं रहा था। अभी यहाँ पे उसके सामने एक बहुत ही बड़ा गोबल आ जाता है। वो तो भाई टोंगी की तरफ देख के उसको तलवार मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे अपना टोंगी आता है और उसे घुटने से मार के नीचे गिराता है और उसके मुंह में सीधा गोली मार देता है। यहाँ पे तो उस गोबलिन के तो भाई चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे टोंगी पीछे मुड़कर देखता है तो भाई वहाँ पे एक भी गोबलिन्स नहीं होते, सभी के सभी भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे टोंगी गुस्से से बोलता है, डरपोक कायर, तुम लोग ऐसे भागने के लायक हो, लेकिन अगर अब तुम मेरे हाथ पे चढ़ गए ना तो मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे तो टोंगी की गोलियों की आवाज तो हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुकी थी गाइस। तभी वॉकी टॉकी से एक आवाज आती है, सभी लोग मुझे अपनी सिचुएशन रिपोर्ट करो। तभी यहाँ पे टोक्यो जवाब देता है कि एनकैंपमेंट के पास काफी बड़ा पोर्टल खुला था, उसके अंदर से काफी बड़े गोबल्स निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सभी के सभी गायब हो चुके थे। टोंगी तो बस ये सोच रहा था कि यार अब तो जरूर से वॉल्करी यहाँ पे आएगी, अगर वो यहाँ पे आ गई तो उसने पोर्टल तो बंद करवाना ही करवाना है, साथ ही में वो तो स्पॉयलर्स भी ले जाएगी। एम्प्टिगन, हाँ वो ही लेजेंडरी इक्विपमेंट जिसके कारण टोंगी अपनी पिछली लाइफ में वैम्पायर बन चुका था स्टील का। लेकिन एक साइड वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर बाई चांस मैं इसे नहीं खा पाया ना तो मुझे 4 साल वेट करना होगा इसके लिए। तभी आउटपुट 6 से टोंगी को कॉल आती है कि यहाँ पे तो काफी सारी संख्या में गोबलिन्स आ चुके हैं और उन्होंने हमें घेरा हुआ है और वो हमें मार भी रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टोंगी डिसाइड कर लेता है कि वो जरूर से जाएगा और 4 साल का वेट तो वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अभी हम देखते हैं भाई वहाँ पे
वहाँ पे तो गोबल्स के चीफ भी इतनी बुरी तरीके से पत्थरों की बारिश कर रहे होते हैं ना वहाँ पे, कि वो तो चौकी पूरी तरीके से ब्रेक होने ही वाली होती है। लेकिन अंदर बैठे जो दो सोल्जर्स है ना, उन्होंने तो भाई जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। यहाँ पे टोंगी की कॉल आती है। टोंगी बोलता है कि सोल्जर्स मैं आ रहा हूँ, तुम लोग अपनी गन्स का फायर करना स्टार्ट करो। उसके बाद तो यहाँ पे चीफ देख लेता है कि यहाँ पे टोंगी आ चुका है। फिर यहाँ पे वो चीफ तो भाई इतने भारी से पत्थर उसकी तरफ फेंकने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे तो टोंगी उसके वार से बच जाता है। टोंगी के कहने पे वहाँ के सोल्जर्स ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वहाँ पे जितने भी गोबल्स थे ना, उन सभी को मार खत्म किया। तभी हम देखते हैं पार्क माओ, वो तो यहाँ पे चीफ टन को ढूंढने के लिए निकला था भाई। पीछे से वहाँ पे एक गोबलिन आ जाता है और वो तो भाई अपनी कुल्हाड़ी लेके पार्क माओ के सिर को तो भाई उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन गोबलिन के पीछे से भाई एक चाकू उड़ते हुए आता है और उसकी गर्दन में धंस जाता है और वो वहीं पे उसी टाइम मर जाता है। यहाँ पे ये सब कुछ टोंगी ने किया होता है, वो सही टाइम पे पहुंच जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। तभी यहाँ पे टोंगी सोचता है यार मेरी तो 12% पावर बची है और ये चीफ कर क्या रहा है। मुझे लग रहा है कि ये चीफ मेरी पावर खत्म करने के चक्कर में ये अपने सारे स्टाफ्स को भेज रहा है और ये खुद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे खुद तो कुछ करना ही होगा इसको मारने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एकदम से काफी सारे गोबल्स आ जाते हैं भाई। वो तो टोंगी को पकड़ लेते हैं और पार्क माओ को हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे टोंगी अपना दिमाग का यूज करता है और उसके सामने होती है एक गन। तो अपनी पावर का यूज करके उस गन को अपने तरफ खींच लेता है और उसके बाद वो गोलियां चला के सभी को मार देता है। फाइनली वो बच तो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे टोंगी की सिर्फ और सिर्फ 9% पावर ही बची होती है। तभी टोंगी देखता है कि वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और वो चीफ तो भाई उसी पोर्टल की तरफ जा रहा होता है। फिर टोंगी नोटिस करता है कि उस चीफ के गले में एक मेटल का नेकलेस है। तभी यहाँ पे टोंगी तो उस नेकलेस की हेल्प से उस चीफ को अपने पास बुला लेता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे टोंगी के पास सिर्फ और सिर्फ 3% पावर बची होती है। टोंगी कहता है उस चीफ को फाइनली अब तो तुम मेरे हाथे चढ़ गए हो और मैं तुम्हें मारे बिना तो कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी यहाँ पे टोंगी अपनी चाकू की हेल्प से उसके गले में मारता है और वहाँ पे वो चीफ वहीं पे मर जाता है। और जैसे वो मरता है ना भाई, वहाँ पे तो एक येलो कलर की लाइट ग्लो करती है। टोंगी उसकी बॉडी से एडवेंटियम निकालता है और निकल जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से स्पोर्ट टीम पहुंच जाती है वहाँ पे। शुक्र है भाई कि उसने टाइम पर एडवेंटियम निकाला और खा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। तभी यहाँ पे स्पोर्ट टीम नोटिस करती है कि टोंगे के नीचे चीफ 10 मरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पोर्टल तो अभी भी खुला हुआ था। वो लोग आपस में बात करते हैं कि इसका मतलब अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बाकी हैं। लेकिन यहाँ पे सभी के सभी टोंगे की हालत को देख के समझ जाते हैं कि ये सारा काम तो टोंगी ने अकेले ही किया है, क्योंकि उसकी हालत देख के भाई सबको साफ साफ पता लग रहा होता है। फिर वहाँ पे एक पर्सन बोलता है कि तुमने एक आइटम ऑब्जर्व किया है, क्यों है ना, इसकी वजह से तुम्हारे पास क्या तुम्हारे आसपास जितने भी मेटल्स होंगे ना, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। तभी यहाँ पे टोंगी एक प्यारी सी स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारा स्टील एम्प्रॉर अब लौट आया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पे दो सोल्जर्स को जो कि आपस में कल के बारे में बात कर रही होती है, यानी कि कल के इंसिडेंट के बारे में। यहाँ पे टोंगी को बुलाया जाता है बटालियन कमांडर से मिलने के लिए, ताकि उसको वो जान सके। और उसी के साथ वहाँ पे होती है वेलकरी, शैडो, समर। उसके बाद वो कमांडर टोंगी से पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने कल अपने रूल्स को तोड़कर पोर्टल से निकले मॉन्स्टर्स को मारा। यहाँ पे टोंगी तो घबरा जाता है कि मैं क्या बोलूं मैं, लेकिन वो कहता कूल डाउन, मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। तभी वो बोलता है कि मैंने ड्यूटी के दौरान उस पोर्टल को स्पॉट किया, तुरंत एक्शन लिया। ये बात सुनकर तो कमांडर थोड़े हैरान होते हैं भाई, और बोलते हैं तुम जैसे F क्लास के बंदे को तो पहले ही टक्कर में मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम बच कैसे गए। यहाँ पे टोंगी बिना डरे उन्हें कहता है कि मुझे याद है आपने हमें बताया था अगर लो लेवल ग्रेड भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से फाइट करे तो वो जीत सकता है। मैं आपकी बातों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया, तो क्या मैंने गलत किया। ये बात सुनकर तो भाई कमांडर की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, उसका दिल भर आता है भाई। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। तभी यहाँ पे कमांडर टोंगी को ऑफर करता है कि क्या तुम मेरे डिप्टी ऑफिसर बनोगे। यहाँ पे एक पर्सन जिसका नाम होता है ली मिनशिन, भाई वो तो रोक देता है और कहता है नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आज तक हमने कभी भी किसी F क्लास के पर्सन को डिप्टी ऑफिसर तो नहीं बनाया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे टोंगी समझ जाता है और वो खुद ही मना कर देता है और कहता है
नहीं सर सॉरी मैं नहीं कर सकता। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे लिवोंशी को। भाई वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। बात करते हैं डोरेमोन की। वहाँ पे जियान होता है ना, वो अपने आप को बड़ा ही समझता है कि हाँ मैं ही हूँ सब कुछ वगैरह वगैरह। वो नोबिता को मारता भी था है ना। सेम उसी तरह वो टोंगी को भी परेशान किया करता था पिछले जन्म में। अभी वो पर्सन टोंगी को बोलता है कि तुमने तो बड़ी जल्दी नाम कमा लिया, मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे तो किसी और का ही हाथ है, क्योंकि तुम इतना सब कुछ नहीं कर सकते, ये तो मैं भी जानता हूँ। तभी यहाँ पे टोंगी सोचता है कि यार पिछली बार जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं ये सब कुछ नहीं सहने वाला। अभी यहाँ पे टोंगी उस पर्सन को बोलता है मेरा दिमाग बहुत खराब है आज, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? तभी वो मोटा वाला पर्सन कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें मारने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा मुझे। इसके बाद फाइनली ये दोनों के दोनों रिंग में पहुंच जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी भाई यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पे लियोंशी भाई उसको इतनी जोर से पंच मारता है ना, यहाँ पे टोंगी तो साइड में जाके गिर जाता है। भाई उसका बैलेंस खराब हो जाता है। यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए लियोंशी ने इतनी जोर से जबरदस्त मुक्का मारता उसके मुंह पे, भाई उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, उसको तो होश ही नहीं होता। तभी यहाँ पे टोंगी तो भाई वहाँ पे पहुंच जाता है और वो बोलता है उसको लियोंशी तुम्हें जीत के आना है, क्योंकि हमने तेरे ऊपर दाम लगाया है, तो हार मत जाना। यहाँ पे ली को फील होता है कि यार उसके पैर कितने भारी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो सच में दलदल में पैर रख रहा हो। भाई असल में टोंगी तो उसके पैरों को कंट्रोल कर पा रहा था कि यहाँ पे लियोंशी के शूज में ना मेटल्स लगे हुए थे। अभी भाई यहाँ पे लियोंशी तो इस मैच को यहीं पे रोकने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पे टोंगी बोलता है अब तुम बहाने ढूंढोगे मुझसे बचने की, इसका मतलब तुम हार चुके हो। यहाँ पे ली का गुस्सा तो भाई सातवीं आसमान में पहुंच जाता है। वो तो भाई एक सेकंड में मोटे इंसान से एक हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टोंगी तो बिल्कुल भी नहीं डरता। उसकी आंखों में तो एक पर्सन भी डर नहीं दिखता। तो बस एक बैल की तरह गुस्सैल था अंदर से और शांत था सिर्फ चीते की तरह। यहाँ पे तो सभी ये देख रहे होते हैं इस फाइट को, सभी को काफी मजा आ रहा होता है। वो तो बस ये कहते हैं कि भाई तू तो गया यार, तू तो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे ली ने यहाँ पे टोंगी को मतलब इतनी जोर से पंच मारा, लेकिन उसकी हाथ में दर्द होने लग जाता है यार। फिर उसे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे टोंगी तो स्टील को कंट्रोल भी कर सकता है और उसका यूज करके अपने आप को बचा भी सकता है। यहाँ पर तो उसके पास इतनी कमाल की एबिलिटी होती है ना भाई, वो तो अपने शरीर के हिस्सों को मतलब एक स्टील में कन्वर्ट कर सकता है। समझ रहे हो तुम, स्टील में। लियोंशी यहाँ पे जैसे टोंगी को दूसरा पंच मारने के लिए आगे आता है, तभी यहाँ पे मौका देखते हुए टोंगी नीचे झुक जाता है और अपने स्टील जैसे पैरों से उसके पैर में इतनी जोर से मारता है ना भाई, यहाँ पे तो ली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और सभी के सभी हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे। लेकिन यहाँ पे ली भी कम नहीं था भाई, वो फटाफट उठता है और यहाँ पे वो टोंगी के सिर को पकड़ता है और इतनी जोर से उठा के फेंकता है। यहाँ पे ना ली कम होता है और ना ही टोंगी। यहाँ पे दोनों के दोनों बराबरी के होते हैं यार। फिर जबरदस्त काफी कमाल की फाइट होती है, मजा आ जाता है उसको देख के तो भाई, क्योंकि मुझे ना फाइटिंग सीन्स बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल। यहाँ पे तो भाई चियन मिंगा इस फाइट को देख के तो काफी खुश होते हैं और कहते हैं वाह बात है, मैं तो काफी टाइम से ये देखना चाहता था और फाइनली मैंने देख भी लिया। तो भाई काफी मजा आ रहा होता है फाइट देखने में। इन सबसे मजा तो उनको देखने में आ रहा होता है टोंगी को, क्योंकि वो तो भाई एफ लेवल का पर्सन है, लेकिन वो इतनी अच्छी फाइट कर रहा है, मतलब कांट बिलीव। यहाँ पे तो इतनी गंदी वाली फाइट हो जाती है ना इनकी। यहाँ पे तो टोंगी अपनी मतलब स्टील वाले हाथों से उसके सिर को इतनी जोर से जकड़ लेता है ना, यहाँ पे ली की दिमाग की नसें तो भाई फटने को हो रही होती है। और ये सब कुछ देख के सभी बहुत हैरान होते हैं, इस मैच को रोकने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे ली तो अपने माइंड में सोच रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक एफ क्लास का पर्सन मुझे हरा रहा है और वो भी इतने लोगों के सामने नहीं। भाई वो तो ये सोच के उबलने लग जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है ना भाई कि उसके चारों पास से मतलब धुआं ही धुआं होने लग जाता है। और वो तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं और वो और भी बड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी भाई देखने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे अपने टोंगी को कम मत समझना, वो बिल्कुल चीते की तरह है कि अपने शिकार को गर्दन से जकड़ ले तो कभी छोड़ेगा भी नहीं जब तक वो मर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद ही यहाँ
यहाँ पे टोंगी तो ली को नीचे गिरा देता है क्योंकि वो भाई बेहोश हो चुका होता है। इतना सब कुछ झेल के अब उसे और कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे तो ली हार चुका था और टोंगी जीत चुका था यहाँ पे, लेकिन उसके मुंह में ना ही कोई मुस्कुराहट होती है और ना ही कोई डर होता है, ना ही उसकी सांसें तेज होती हैं। बस वो तो नॉर्मल एक सीरियस पर्सन बन के खड़ा होता है। यहाँ पे सभी के सभी उसको देख के काफी डर रहे थे, लेकिन एक पर्सन था जो उसके पास आता है उसे हग करने के लिए। नाम होता है पार्क जिन माओ। बस वही आता है यहाँ पे टोंगी से मिलने के लिए। उसे कहता है कि क्या क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन टोंगी उसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ बुशोंगो पर थी। यहाँ पे टोंगी तो उसकी आंखों में देख के कह रहा था कि कोई बेवजह फालतू की हरकत मत करना, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तभी यहाँ पे चियन मिंगा उसके पास आता है। उनके बीच में थोड़ी बहुत बात होती है, वो अपने बारे में बताते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे वो उससे पूछते हैं, यानी कि टोंगी से पूछते हैं कि सैनिक टोंगी, क्या तुम ब्लैक टाइगर यूनिट को ज्वाइन करना चाहोगे। के बाद यहाँ पे टोंगी को उन्होंने विजिटिंग कार्ड दे दिया और ये देख के तो भाई सभी के सभी हैरान रह गए कि विजिटिंग कार्ड और वो भी ब्लैक टाइगर, ओ माय गॉड। लेकिन यहाँ पे तो टोंगी उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मैं तो एक F क्लास का पर्सन हूँ। तभी यहाँ पे चियन मिंगो हंसा बोलते हैं, रैंक तो आम लोगों के लिए सेट की होती है और वैसे भी हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। भाई यहाँ पे टोंगी तो सोच रहा होता है अगर मैंने ब्लैक टाइगर को ज्वाइन कर लिया तो जैसा मेरे साथ पहले हुआ था वैसा ही हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी वो कार्ड ले लेता है और कहता है ठीक है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं सोचूंगा इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टोंगी को। भाई यहाँ पे तो काफी रात हो चुकी थी, लेकिन टोंगी तो भाई कंटिन्यूसली अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके पीछे पीछे तो भाई पार्क घूम रहा था टोंगी से हग करने के लिए, लेकिन वो तो भाई भागी जा रहा था, कंटिन्यूसली भागी जा रहा था। लेकिन आखिरकार पार्क ने उसे हग कर लिया और कहता है पापा आप इतने जल्दी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं डायमंड को। भाई वो तो अपने रूम में खड़ा होके ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे डायमंड ने तो टोंगे के बारे में पूरा हिस्ट्री निकाल ली होती है। वो पहले क्या करता था, कहाँ रहता था, मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया होता है। भाई ये सब कुछ सुन के तो टोंगी थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है सर आपने कि क्या किया। डायमंड कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ तो जानता ही हूँ और मुझे पता लग चुका है कि जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो तो तुम ही हो। तो क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे। यहाँ पे टोंगी थोड़ा सोचता है और कहता है चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं अपना वेपन अपनी चॉइस से लेना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे डायमंड कहता है बस इतनी सी बात, जाओ फिर ले लो जाके। यहाँ पे टोंगी तो उस रूम में आता है जहाँ पे काफी सारे चमचमाते हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन सा हथियार उठाए। लेकिन यहाँ पे उसे फिर एक हथियार मिलता है जो कि काफी जंग लगा होता है। इस हथियार का नाम होता है क्लाउड ब्लेड। ये तलवार नमी सोख सकती थी और धुआं छोड़ सकती थी। वैसे इसका असली नाम है स्वॉर्ड हिडन इन क्लाउड्स। इस हथियार को वियर गॉड क्लाउड मास्टर यूज किया करता था। अभी यहाँ पे वॉल्क्री देखती है कि टोंग ने इतना घटिया सा वेपन और इतनी घटिया सी तलवार उठाई है, तो वो कहती है तुम पागल वागल हो क्या, कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम अपनी फाइट के लिए मतलब तुम इतना घटिया सा वेपन कैसे चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे टोंग तो भाई हंसता है, अपने मन ही मन में कहता है इसको क्या ही पता होगा कि पिछली बार मैंने कैसे सभी को हराया था और जीता था मैं सिर्फ और सिर्फ इसी तलवार के कारण। टोंगी उसे बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसी वेपन को लेना चाहूंगा। ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बहुत ही जोर से अलार्म बजता है। तभी उन्हें पता लगता है कि शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुला है जिसके अंदर से काफी सारे मंकीज निकल रहे हैं। ये बात सुनकर तो सभी के सभी ऐसे पागलों की तरह भाग रहे थे ना, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। लेकिन यहाँ पे सभी इतने ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन यहाँ पे टोंगी तो भाई उसके फेस में इतनी सी भी टेंशन नहीं दिखी। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। बैल्कनी तो उसे देख के काफी इम्प्रेस्ड होती है कि क्या बात है, इसे तो कुछ भी टेंशन ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे ये सब कुछ हैंडल कर लेगा अकेले ही। यहाँ पे शहर के गिल्ड और मिलिट्री यूनिट्स पोर्टल के पास पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोंगी को। भाई वो तो अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा होता है और इन्हें बता रहा होता है कि ये जो मंकी मैन्स है ना, ये काफी तेज होते हैं, ये जड़ों से भरी तीर
तीर को यूज करते हैं और काफी सारे गैसेस को यूज करते हैं लोगों को मारने के लिए। इसीलिए फाइट के दौरान सबसे पहले अपने आप को पूरी तरीके से ढक के जाना, और हाँ, गैस मास्क पहनना मत भूलना, जरूर से पहन के जाना। यहाँ पे एक पर्सन हंसता है और कहता है, अच्छा मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है, क्या तुमने एक्सपीरियंस किया है क्या? अभी यहाँ पे टोंगी तो भाई अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से मंकी मैन सीवर के रास्ते से रियर यूनिट तक पहुंच गए थे। वहाँ पे पहुंचते ही उन्होंने अपनी जहरीली गैस छोड़ दी, जिसकी वजह से तो काफी सारे लोग तो ऐसे ही मर गए। यहाँ पे तो टोंगी को भी थोड़ा थोड़ा असर होने वाला था, लेकिन यहाँ पे एक मंकी मैन आ जाता है अपने खंजर के साथ, और वो खंजर टोंगी की आंख में मारने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे पाक जिन माऊ आ जाता है और वो उस हमले को वहीं पे रोक देता है। लेकिन तभी दूसरा मंकी मैन उसकी आंखों में तीर मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोंगी की तो एक आंख खराब हो गई। तभी यहाँ पे दूसरे मंकी मैन ने तो उसकी पूरी छाती में भाई खंजर खबो दिया, जिसकी वजह से टोंगी ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। ये था टोंगी का सबसे बड़ा पछतावा, सबसे गंदा पछतावा। इसी वजह से टोंगी अपनी एक आंख में हमेशा पट्टी बांध के रखता था। यहाँ पे टोंगी तो सभी को समझा रहा होता है कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए अपने आप को हमेशा अलर्ट रखो कि मैंस को हल्के में मत लेना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तेज दिमाग वाले हैं। तभी यहाँ पे टोंगी सभी को कहता है कि जल्दी जल्दी फटाफट करो, सीवर में सेंसर इंस्टॉल कर दो। लेकिन यहाँ पे टोंगी ने तो पार्क जिन माऊ को पीछे ही रोक लिया। उसने कहा, तुम नहीं आओगे, अगर कोई भी मेरी जगह लेने आएगा ना, इसीलिए तुम स्क्वाड कमबैक जोन को हटा दो। ये बात सुनकर तो पार्क हैरान रह जाता है, भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पे टोंगी पार्क को समझाते हुए कहता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरी बात को समझो, तुम्हें अपने स्क्वाड लीडर के ऑर्डर्स को मानना होगा, समझ आ गया ना? यहाँ पे तो टोंगी का सेंसर वाला तरीका किसी को भी पसंद नहीं आता है। तभी यहाँ पे लिमिंग आता है और टोंगी को कहता है कि तुम क्या ये बकवास हरकतें कर रहे हो, ये मुझे तुम्हारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे हिसाब से ना इतने सारे रिसोर्सेज को वेस्ट करना, और वो भी सिर्फ बंदरों के लिए, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में तो नहीं चला गया? थोड़ा दिमाग लगा के काम करो यार। देखो हमारे पास तो ब्लू लोटस गिल्ड का सपोर्ट भी है, तुम देखना अगले 20 मिनट तक ना बटालियन सब कुछ क्लीन कर देगा। तभी टोंगी बोलता है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा भाई तू, मैं तो बस सभी को सेव करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पीछे के रास्ते से मंकी मैन्स आके एलियन शेल्टर्स में घुस जाएंगे और सभी को तबाह कर देंगे। यहाँ पे तो भाई लिविंसी का तो मुंह ही बन जाता है। तभी यहाँ पे पीछे से डेप्टी कमांडर लिलिथ वहाँ पे पहुँच जाती है। लिविंसी, यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं तो सिर्फ इसको गाइड कर रहा था। तभी लिलिथ ने सीधा टोंगी से कहा, कमांडर ने तुम्हें बुलाया है। ये बात सुनकर तो टोंगी कहते, क्या मुझे? उसके थोड़ी देर बाद ही टोंगी वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे कमांडर डायमंड और चियन मिंगा होते हैं। यहाँ पे इन दोनों ने ही टोंगी को एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया था, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे डंजन को क्लोज करने वाला कोई भी नहीं था। तभी डायमंड टोंगी से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस डंजन को क्लोज कर दो ताकि और कोई मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए। तभी हम देखते हैं बटालियन में उन्होंने तो भाई अपना फर्स्ट अटैक शुरू भी कर दिया था। उसके बाद वो एक बड़े से फार्म हाउस के अंदर घुस गए, और वहाँ पे तो भाई चारों तरफ मंकी मैन्स ही भरे पड़े थे। और जैसे मंकी मैन्स उन्हें मारने के लिए आगे आते हैं, तो यहाँ पे वो सभी के सभी भाई अपनी गोलियों से उनके ऊपर बरसात कर देते हैं। तो वेट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। यहाँ पे तो भाई टोंगी फंस चुका होता है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो अपनी टीम को गाइड करे या फिर मैं इसकी बात मानूं भाई। तभी यहाँ पे टोंगी डायमंड को बोलता है कि सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी टीम को भी देखना है, वो भी बहुत मुश्किल में है। लेकिन यहाँ पे तो डायमंड उसे बोलता है, देखो टोंगी, हमने कोई काम तुम्हें पहली बार बोला है तो तुम्हें ये काम जरूर से करना होगा, कैसे मैनेज करना और कैसे नहीं वो तुम देखो। यहाँ पे ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक जोर से अलार्म बजने लग जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो मंकी मैन शील्ड तोड़ के आ चुके होते हैं अंदर। तभी यहाँ पे भाई टोंगी तो घबराया होता है और वो डायमंड को फिर से बोलता है कि सॉरी सर, मुझे पहले अपनी टीम को बचाना होगा, क्योंकि अगर मैंने उनको नहीं बचाया तो मेरा बॉस बनने का क्या फायदा, तो पहले मैं उनको बचाऊंगा। तभी यहाँ पे डायमंड तो गुस्से में बोलता है, जो करना है तुम करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डायमंड ने टोंगी की जगह तो वॉल्करी को भेज दिया होता है। वो तो बस यहाँ पे टोंगी का थोड़ा टेस्ट ले रहा होता है कि वो क्या करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा। बस ये बात तो टोंगी को भी खुद को नहीं पता होती भाई, वो तो खुद कंफ्यूज होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या।
यहाँ पे वेलकरी के सबॉर्डिनेट ने वेलकरी से पूछा कि ये एरिया तो बैटल का सबसे सेफ एरिया है, क्यों है ना? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें गार्ड करने की जरूरत है भी। तभी यहाँ पे वेलकरी भी सिर हिला के कहती है कि यार मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें ऑर्डर मिला है तो हमें ध्यान रखना होगा ना। तभी हम देखते हैं टोंगी को, वो तो काफी स्पीड में चिल्लाते हुए जा रहा होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे टोंगी ने जो सीवर के अंदर जो सेंसर्स लगाए थे ना भाई, वो तो एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे तो लिलित और पाक जिन माओ भी काफी ज्यादा घबरा गए थे, डर चुके थे भाई। कुछ ही देर बाद यहाँ पे सेंसर्स के अंदर से तो भाई जहरीली गैस निकलने लग जाती है ग्रीन कलर की, और वो पूरी तरफ फैल जाती है। यहाँ पे टोंगी तो ये सब कुछ देख के काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि यार मैंने तो इतना फास्ट सोचा भी नहीं था जितनी फास्ट ये सब कुछ हो गया। तो वो फटाफट भाई अपना मास्क पहनता है, अपने हथियार में पानी डालने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे पार्क जिन माओ को, जो कि एक मंकी से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे उस मंकी ने तो भाई पार्क जिन माओ को काफी ज्यादा घायल भी कर दिया होता है। अभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है, वो तो मंकी मैन पे गोली चलाता है और यहाँ पे वो पार्क जिन माओ को बचा लेता है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। ये सब कुछ देख के भाई लिलित तो काफी ज्यादा घबरा रही थी, कांप रही थी, क्योंकि यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम फाइट करनी थी भाई। उसने आज से पहले कभी फाइट की ही नहीं थी। हालांकि वो तो सी क्लास की थी, लेकिन फिर भी वो डर रही थी भाई। यहाँ पे लिलित की हरकतें देख के पाक जिन माऊ से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना, लेकिन यहाँ पे लिलित तो कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो तो काफी डर रही होती है, उसका ध्यान ही नहीं होता और कहीं। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है, वो पाक जिन माओ को बोलता है डिप्टी लीडर, हमारी सारी की सारी गोलियां खत्म हो चुकी है, अब हम क्या करें? ये बात सुनकर तो भाई पाक जिन माओ भी काफी हैरान हो जाता है। उसके मन में चल रहा होता है कि यार क्या है ना कि सारी की सारी मुसीबतें एक ही साथ आ गई। तभी वो गुस्से में भाई अपने बाल ही खींचने लग जाता है। तभी वो सोचता है कि अगर मेरी जगह टोंगी होता तो वो क्या करता? वो ऐसे ही हार तो नहीं मान लेता, जरूर वो कुछ ना कुछ करता, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी यहाँ पे पार्क एक हथौड़े से को ऊपर करता है और उसमें अपनी लाइटिंग एबिलिटी को ऑन कर लेता है। यहाँ पे पार्क जिन माओ की लाइटिंग एबिलिटी देख के सारे मंकीज उसी की तरफ भागने लग जाते हैं। हालांकि यहाँ पे पार्क जिन माओ को तो चारों तरफ से बंदरों ने घेर रखा था भाई, मंकीज ने घेर रखा था। गाइस यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, यहाँ पे पाक जिन माओ तो बिल्कुल भी नहीं डरता और ना ही घबराता है, क्योंकि यहाँ पे तो उसके मन में चल रहा होता है कि मैंने अपनी टीम को बचा लिया। और दूसरी तरफ ये सोचता है कि अगर मेरी जगह टोंगी होता तो वो भी यही करता, तो इसलिए मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। एक बात तो है, ऐसा जिगरा सच में होना चाहिए किसी के पास। ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए आपके पास जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, मतलब कुछ भी। बट ऐसा कहाँ ही होता है यार। चलो खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट आती है भाई। वो लाइट तो यहाँ पे काफी सारे मंकी को मार के नीचे गिरा देती है भाई। हाँ समझ गए आपकी कौन आ चुका है। यहाँ पे आ चुका है अपना टोंगी भाई। यहाँ पे तो टोंगी पाक जिन माओ को कहता है क्या बात है, तुम तो बाहुबली बन गए। उसके बाद यहाँ पे टोंगी देखता है कि अभी भी काफी सारे मंकीज बचे हुए हैं। तभी यहाँ पे टोंगी अपने हथियार को, अपने वेपन को इतनी जोर से घुमाते हुए मारता है जिससे ब्लू लाइट निकल रही थी। उस वेपन से तो भाई सभी के सभी मंकीज मर जाते हैं, उनका तो गला ही अलग हो जाता है। तभी यहाँ पे टोंगी की नजर पड़ती है नीचे मरे हुए मंकीज पे। जैसे वो नीचे देखता है भाई, वहाँ पे तो काफी सारे मैजिक स्टील्स होते हैं। उन्हें देख के तो भाई यहाँ पे टोंगी की आईज में तो भाई क्या चमक आती है। टोंगी तो भाई यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो पाक जिन माओ को बोलता है कि पाक जिन माओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची यार, तू तो मेरा दिल खुश करता यार, मजा आ गया मजा। ही जस्ट किडिंग। तभी यहाँ पे सभी मंकी मैन्स जो मर चुके थे भाई, उनके सिर पे ना एक स्टार जैसा कुछ चमकने लग जाता है। यहाँ पे तो टोंगी और पाक जिन माओ दोनों के दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होता भाई क्या हो क्या रहा है। देखते ही देखते उन्होंने तो भाई एक नया रूप ले लिया था, वो तो जिंदा हो गए थे और वो तो भाई स्पोर्ट टीम की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पोर्ट टीम को, भाई उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उनको तो लगता है कि यहाँ पे पाक जिन माओ मंकीज को अपनी तरफ लेके आए तो मार ही चुका होगा, लेकिन उनको क्या पता कि सारे के सारे मंकीज तो उनकी तरफ आ रहे हैं भाई। तभी हम देखते हैं यहाँ
पे वैल्करी को। यहाँ पे वैल्करी तो अपने कुछ साथियों को ग्रीन लोटस गिल्ड में भेजती है, जिससे कि वहाँ पे अगर कोई मंकी मैन होगा तो वो उसे मार सके और अंदर आने से रोक सके। ये सब कुछ करने के बाद भाई यहाँ पे वैल्करी के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वैल्करी के माइंड में तो मॉर्निंग से ही ये सब कुछ चल रहा होता है कि यहाँ पे टोंगी ने जो जो मुझे बोला था वो सब कुछ सच हो चुका है, लेकिन मुझे जानना है कि उसे ये सब कुछ कैसे पता चला और कैसे, क्यों, क्या रीजन है, सब कुछ जानना है मुझे। अभी यहाँ पे वैल्करी तो उस जहरीले धुएं में अंदर कूद जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस सोल्जर को जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। तभी यहाँ पे सोल्जर्स को याद आता है क्योंकि इस सोल्जर को हील कर सकती है, लेकिन भाई यहाँ पे लिली तो पहले ही घबराई हुई होती है, काफी डरी हुई होती है, वो तो कुछ समझने की पोजीशन में होती ही नहीं है। अभी वो सोल्जर्स देखते हैं कि उनके सामने से तो वो सभी के सभी मंकीज उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों सोल्जर की जान तो भाई जैसे अटकी हुई थी। वो तो सोचते हैं कि क्या ये वापिस आ गए, इसका मतलब इन्होंने पाक जिन माओ को मार दिया। भाई यहाँ पे ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मंकीज के पीछे दो परछाइयां दिखाई देती हैं, जो कि होती है टोंगी और पाक जिन माओ की। तभी यहाँ पे टोंगी तो उन मंकीज को बोलता है, खबरदार गंदे नाले के कीड़ो, अगर तुमने मेरी टीम को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ के तुम्हारे पैरों में फिट कर दूंगा। अभी यहाँ पे टोंगी की नजर पड़ती है मंकी मैंस के लीडर की तरफ। अभी यहाँ पे टोंगी तो अपना डैगर मंकी मैंस के किंग की तरफ फेंकता भाई इतनी जोर से, लेकिन यहाँ पे मंकी मैंस का किंग तो भाई काफी इजीली बच जाता है। तभी यहाँ पे टोंगी रुक जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी जहरीली गैस वाले कंटेनर थे वो तो सभी के सभी खाली हो चुके हैं। यहाँ पे मंकीज का लीडर और सभी के सभी मंकीज भाई यहाँ पे टोंगी के पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पाक जिन माओ और टोंगी एकदम स्पीड से भागते हैं भाई, इतनी ज्यादा स्पीड से मंकीज तो भाई घूमते रहते हैं लेकिन उनको पकड़ ही नहीं पाते। यहाँ पे मंकीज ने तो भाई अपनी वो ब्लो पाइप्स को फेंकना स्टार्ट कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा जहरीली होती है। यहाँ पे टोंगी तो भाई अपनी एबिलिटी का यूज करके सभी के सभी पाइप्स को रोक देता है। टोंगी ने यहाँ पे भाई अपनी पूरी की पूरी पावर लगा दी होती है। यहाँ पे टोंगी की मैजिकल एनर्जी भाई इतनी ज्यादा खर्च होगी कि उसका डैगर तो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। यहाँ पे मंकी मैंस बाज थोड़ी ना आएंगे भाई, वो तो ढीठ है ढीठ। फिर से उन्होंने वो सुइयां उनकी तरफ बरसाई, लेकिन यहाँ पे टोंगी ने फिर से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए वो सभी की सभी सुइयों को रोक दिया। इसके बाद वो दोनों के दोनों फॉर्मेशन के अंदर आ चुके थे। तभी यहाँ पे टोंगी के मुंह पे तो भाई एक मुस्कान आती है कि बाहर बेचारा मंकी मैंस का लीडर वो तो बस देखता ही रह जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता। तभी यहाँ पे टोंगी की नजर पड़ती है टीम मेंबर्स की तरफ। यहाँ पे तो भाई उसका एक टीम मेंबर काफी बुरी तरीके से घायल होता है। तभी यहाँ पे टोंगी चिल्लाते हुए लिलित को बोलता है, लिलित तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो? कम से कम अपने टीम मेंबर्स की जान तो बचा लो। तुम तो बस सच के कोने में बैठ गई हो, कुछ तो कर लो यार। लेकिन वो फिर भी नहीं हिलती भाई। तभी यहाँ पे टोंगी जाता और उसको एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, लिलित तुम ही एक लोती हो जो यहाँ पे किसी की जान बचा सकती है, तो क्यों नहीं कर रही तुम? जल्दी से उसकी जान बचाओ। यहाँ पे एक थप्पड़ पड़ते ही लिलित को तो भाई होश आ जाता है कि वो कर क्या रही है। तभी वो फटाफट वहाँ पे उस सोल्जर के पास जाती है और उसको हील करने लग जाती है। हालांकि यहाँ पे उस सोल्जर का तो काफी सारा ब्लड निकल चुका था, लेकिन यहाँ पे लिलित लगी रही और आखिरकार उसको ठीक कर ही लिया। यहाँ पे टोंगी को ये देख के काफी ज्यादा सुकून मिला। तभी वो एक स्माइल करता है। यहाँ पे टोंगी का हथियार तो भाई अपने आप ही चारों तरफ घूमने लग जाता है। यहाँ पे सभी तो ये देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाक जिन माओ होता है जो कि समझ जाता है कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक कार को जिसके अंदर एक लेडी बैठी हुई होती है। वो अपने फोन में एक फोटो देखती है और कहती है कि मुझे इस इंसान से मिलना है। तभी वो अपने ड्राइवर के साथ निकल पड़ती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे टोंगी को, जो कि अपना हथियार को लेके, अपने डैगर को लेके बीचों बीच पहुंच जाता है। हालांकि उसके चारों तरफ भाई मंकी मैन ही होते हैं, लेकिन वो अपनी आईज क्लोज करता है और वो सभी के सभी मेटल्स को अपने ध्यान में लाता है। यहाँ पे टोन तो अपनी मैजिक पावर का यूज करके सभी के सभी मेटल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है, खींचने लग जाता है। साथ ही यहाँ पे टोंगी तो अपने डैगर्स को निकालता है। उसके बाद तो यहाँ पे टोंगी ने अपने चारों के चारों डैगर्स को सभी के सभी मंकीज मैन के पीछे भेज दिया होता है। एक डैगर तो भाई मंकी मैन के किंग के पास चला जाता है
और वो मंकी किंग तो भाई अपनी पावर का यूज करके उस डैगर को रोक देता है। अभी यहाँ पे टोंगी को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। टोंगी तो भाई वहीं पे पहुंच जाता है। वो देखता है वहाँ पे मंकी मैन के बॉस को। भाई वो तो इतने ज्यादा गुस्से में होता है ना भाई, बहुत ज्यादा। यहाँ पे टोंगी जैसे मंकी मैन के बॉस से लड़ने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन तभी टोंगी को तो भाई एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि यहाँ पे सामने वाला पर्सन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि उसके डैगर्स को कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि वो तो टोंगी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। भाई ये देखकर तो टोंगी के तो भाई होश ही उड़ जाते हैं। वो तो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है। यही मौका देखते हुए यहाँ पे मंकी मैन तो सभी के सभी उसके चारों पास घूमने लग जाते हैं। यहाँ पे तो टोंगी के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो अपने आप को कोई पावर का यूज करके बचा सके। यहाँ पे सभी के सभी मंकी मैन उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जैसे ही वो जहरीले कांटे यहाँ पे टोंगी के हाथों में, पैरों में, सारी जगह भाई लग जाते हैं। ये देख के तो मंकी मैन का लीडर भाई वो तो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और कहता है, शुक्र है ये बला टल चुकी, नहीं तो इसे मेरे हाथों से ही मरना पड़ता। लेकिन इन सभी को भाई क्या ही पता कि यहाँ पे टोंगी के पास भी दिमाग है भाई। उसने अपनी स्टील पावर का यूज करके अपने हाथों को और पैरों को भाई स्टील बना लिया था, जिसकी वजह से वो तीर तो उसके लगे ही नहीं। हालांकि वो जहरीले कांटे उसके कपड़ों में तो घुस गए थे, लेकिन उसके हाथ में नहीं घुस पाए भाई। तभी यहाँ पे टोंगी ने अपनी पावर का यूज करके, अपने डैगर्स का यूज करके भाई सभी के सभी मंकी मैन को मार दिया था, और वो भी मंकी मैन के लीडर की आंखों के सामने। वो तो भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसका गुस्सा तो भाई सातवें आसमान में पहुंच जाता है। तभी वो गुस्से में जहरीली पावर का कंटेनर खोल देता है। भाई वो जहरीली पावर तो ऐसे बारिश की तरह बरस रही होती है, लेकिन अपना टोंगी भी कम नहीं है भाई। उसने क्लाउड स्क्वाड को जमीन के अंदर गाड़ दिया, जिससे एक सफेद कलर का धुआं निकलता है, और वो धुआं यहाँ पे जहरीली गैस को रिमूव कर रहा होता है, हटा रहा होता है। तभी यहाँ पे टोंगी मंकी मैन के लीडर को बोलता है कि जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तभी यहाँ पे तो भाई ये कह के टोंगी तो अपनी आईज क्लोज कर लेता है और मेटल पावर्स को महसूस करने लग जाता है। जहाँ जहाँ मेटल्स होती हैं वो चीज को महसूस करता है। यहाँ पे तो भाई जमीन के अंदर से एकदम से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर आने लग जाते हैं। ये सब कुछ और कोई नहीं भाई, यहाँ पे तो मंकी मैन का लीडर कर रहा होता है, और वो तो यहाँ पे टोंगी के पैरों को जकड़ लेता है भाई। जकड़ के उसे इधर उधर फेंकने लग जाता है, जिससे तो भाई टोंगी की हालत तो काफी खराब हो जाती है। ये देख के मंकी मैन के लीडर को लगता है कि टोंगी तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन असल में तो यहाँ पे टोंगी को तो भाई खरोच तकने लगी होती, क्योंकि उसने तो अपनी मेटल पावर का यूज करके अपने हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को मेटल से कर लिया होता है कवर। उसके बाद तो भाई यहाँ पे तो टोंगी को भी काफी गुस्सा आ जाता है। टोंगी कहता है, बस बहुत हो गया बुड्ढे तेरा, अब तू मुझसे नहीं बचेगा बंदर की औलाद। उसके बाद तो इन दोनों की जो फाइट होती है भाई, बहुत ही मजा आता है फाइट देख के। भाई यहाँ पे टोंगी तो भाई उस लीडर के दांत तोड़ देता है। दांत क्या, बहुत कुछ तोड़ देता है भाई। वो तो जाके जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पे टोंगी फिर से उसको उठाता है और कहता है, फाइनली तू आज मेरे हत्थे चढ़ी गया। मैं इस टाइम का काफी टाइम से वेट कर रहा था, तुझे पता भी है कुछ। ये बोलते ही बोलते यहाँ पे टोंगी ने तो अपनी क्लाउड स्क्वाड उठाई। इतनी गुस्से में भाई उसने मंकी मैन के पूरे फेस को ही बीच से काट दिया। और यहाँ पे तो टोंगी के सिस्टम से उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे क्लाउड स्क्वाड ने एलाइट मॉन्स्टर का खून सोख लिया है